Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. तो कल हमने वेसिकल फॉर्मेशन में वेसिकल मेथड में कंप्लीट करवा दिया था उसको। उसमें एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस एंड वन थिंग कार्डसाइटोसिस हमने पढ़ी थी। ठीक, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। तो एक्टिव प्रोसेसेस में वेसिकल फॉर्मेशन भी हमने ऑलरेडी बता दिया कि वो इट इज इन एक्टिव प्रोसेस या टाइप ऑफ एक्टिव प्रोसेस है वो। ठीक, क्यों? क्योंकि बेसिकली एक्टिव प्रोसेस हम किनको कह रहे हैं, जिनमें ट्रांसफर के लिए क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी का यूज हो रहा है, एनर्जी का यूज हो रहा है। ठीक है, अब आज हम और उसको थोड़ा सा उसमें क्लियर करेंगे कि किस तरीके की एनर्जी का यूज हो रहा है। एक तो बेसिकली हम कहते हैं एटीपी का यूज होता है, बट टू टाइप्स ऑफ एनर्जी का सोर्सेज ऑफ सेलुलर एनर्जी दो होते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली एक्टिव प्रोसेस क्या है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? ठीक है, इज ए प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक, यानी कि किस उसमें क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक, इसके लिए यूज है फॉर कैरियर प्रोटीन। ठीक, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा? कैरियर प्रोटीन्स के, यानी कैरियर्स जो हमने बताए थे मेम्ब्रेन प्रोटीन में, या हमने डिफ्यूजन में जो बताया था कि कैरियर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो वहां डिफ्यूजन हो रहा था कैरियर के बेस पे। यहाँ क्या हो रहा होगा? एक्टिव प्रोसेस में एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है? कैरियर के मीडिएटेड हो रहा है। ठीक, और कैरियर में एक बात हमने क्लियर करी थी कि पहले भी, कि कैरियर और क्या कहते हैं, आयन चैनल में या चैनल्स में डिफरेंस क्या है? चैनल एक पाथ देता है, रास्ता देता है, एक वे देता है जिसके थ्रू कोई भी आयन ट्रांसफर कर जाता है, ट्रांसपोर्ट कर जाता है। जबकि कैरियर में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, मोड ऑफ ट्रांसफर कैसा होता है कि कैरियर गोज इनटू शेप चेंज, यानी कैरियर किस में जाता है? शेप अपनी चेंज करता है, तब किसी मॉलिक्यूल की एंट्री करवाता है किसमें? सेल के विद इन सेल, या साइटोसोल में एंट्री करवाएगा, या साइटोसोल से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में उसको डालेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? बता दिया था ये हमने ऑलरेडी। Yes, sir. दूसरी चीज, यहाँ पे एनर्जी क्यों लग रही है? एनर्जी इसलिए लग रही है, यूज ऑफ एनर्जी क्यों हो रहा है? क्योंकि हम किसी भी सब्सटेंस को क्या भेज रहे हैं? अगेंस्ट इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भेज रहे हैं। तो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट? कि कोई भी सब्सटेंस हाई कॉन्सेंट्रेशन से किस तरफ मूव करता है? लो कॉन्सेंट्रेशन की। ये नेचुरल वे है, नेचुरल पैसेज है। ठीक है, इसके अगेंस्ट में अगर हमने किसी चीज को भेजना है, जैसे कि अगर आपके नीचे ऊपर छत पे टंकी रखी है, ठीक, तो टंकी में से पानी क्या है, नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो नॉर्मल वो है। ठीक है, हाइट हाइट से चीज क्या होती है, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आती है। बट अगर हमको नीचे से पानी टंकी में भरना है, तो उसके लिए हमको क्या है, किसी इलेक्ट्रिकल मोटर का यूज लगता है, यानी एनर्जी का यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करते हैं। तो उसी तरह अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आपको भेजना है, तो उसके लिए आपका एनर्जी यूज हो रही है। समझ में आ रही है बात इतनी? Yes, sir. हाँ, यस सर। अब Yes. एनर्जी आएगी कहाँ से? सेल में। ठीक है, या सेलुलर एनर्जी दो तरीके की है, जो हमने स्टार्टिंग में भी लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि एक तो एनर्जी है जो एटीपी से मिलेगी, यानी एटीपी का ब्रेकडाउन होगा और उससे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, वो एनर्जी है। ठीक, तो एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, यानी वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी होगा, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ऐसा जो ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी लगेगी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसीलिए वहां हमने उसको बोल्ड लेटर में दिया है कि एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी इन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
और फिर उसके बाद देख रहे होगे जस्ट उसके नीचे क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। यानी कि इसमें एटीपी का यूज नहीं हो रहा होगा, इसमें क्या यूज हो रहा है, कौन सी एनर्जी का यूज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की। यानी कि जिस सब्सटेंस Yes. पे, जिस जगह पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी मॉलिक्यूल्स की, आयंस की, वो अपनी खुद की जो उनकी एनर्जी है, उस एनर्जी को यूज करके कहीं भी अक्रॉस द मेम्ब्रेन जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी, क्या कहते हैं, किसके अगेंस्ट में, ठीक है, अगर उसमें साइटोसोल में, तो वहां से एनर्जी यूज करेंगे, और अगर ईसीएफ में हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी तो वहां की एनर्जी लगेगी। जस्ट लाइक दैट कि आगे भी उसको एग्जांपल को भी इसमें नोट्स में भी लिखा है कि जैसे डैम होता है, कोई बांध जो बनता है, तो डैम में हम क्या करते हैं, पहले एक लेक बनाते हैं या पॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, बड़ा सा। वो लेक में क्या होता है, वाटर स्टोर होता है। तो यानी कि वाटर की हम हाई कंसंट्रेशन कर देते हैं, जिसकी अगर जब उस डैम के गेट ओपन किए जाते हैं तो वो उस फोर्स की हेल्प से क्या आता है, आउट आता है, वहां से बाहर आता है। तो जस्ट लाइक दैट हो रहा है, उसी की तरह सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारी एनर्जी यूज हो रही है, वही सेम एनर्जी। समझ में आ रही है बात? यस Yes, sir. हम्म। यस सर। अब उसके बाद कौन से एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आयंस हैं जो ट्रांसफर होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू? तो सोडियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की हेल्प की वजह से बहुत से, आप यहाँ आगे देखोगे, पंप वर्क करेंगे। ठीक है, तो सोडियम है, पोटेशियम है, फिर हाइड्रोजन आयन है, ये क्या है, एसिड बेस में काम करेगा। एच प्लस आयन का मतलब है एसिड। ठीक है, फिर कैल्शियम है, यस सर। आयोडाइड आयन है, क्लोराइड आयन है, अमीनो एसिड्स हैं और मोनोसेक्राइड्स हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब। ठीक है, तो ये सब आयन जी. क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। अब याद रखना कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि क्या कहते हैं, केवल थ्रू किसके जाएंगे ये, क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ही थ्रू जाएंगे। पहले आप देख रहे होगे डिफ्यूजन में जब हम बता रहे थे, तो कैरियर मीडिएटेड में हमने ग्लूकोज बताया, ठीक है, वो भी मोनोसेक्राइड है। ठीक, तो बहुत से सब्सटेंस क्या यूज करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों का यूज करते हैं, वेक्टर फॉर्मेशन का भी यूज करते हैं। ठीक, तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर ली जाए तो ऊपर भी हमने बता दिया, दो तरीके के एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गए, एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्टली प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो सेम वही एक्टिव ट्रांसपोर्ट ड्राइव फ्रॉम प्राइमरी क्यों है, क्योंकि एटीपी की एनर्जी को यूज करके, एटीपी से जो एनर्जी यूज होगी हाइड्रोलिसिस से, उसको यूज करके कोई भी सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाएगा। ठीक है, विच पंप से, पंप्स मीन्स वही जो मोटर से पावर से हमने किसी चीज को एक दूसरे की जगह भेज रहे हैं, इसीलिए इसको पंप्स कहा गया है। ठीक है, तो ये कैरियर प्रोटीन जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी में भी आएंगे पंप्स। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो भी कैरियर प्रोटीन्स यूज होते हैं उनको पंप्स कहा जाता है। ठीक, समझ में आ रही बात? फिर उसके बाद द मोस्ट प्रिवलेंट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एक्सपेल्स सोडियम आयन। ठीक है, सबसे ज्यादा जो होता है वो क्या होता है, सोडियम आयन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, और सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का बेसिकली सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और आगे अभी आप देखोगे कि क्यों सोडियम और पोटेशियम की एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है आपको। ठीक है, इसीलिए सोडियम पोटेशियम पंप कहा जाता है इसे। ठीक है, आगे प्रोसेस में उसको डिफाइन करेंगे कि कैसे सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज चलता है। ठीक, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप किसको कहा गया, उस कैरियर प्रोटीन को कहा गया है, याद रखना। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप का एक पार्ट है जो इस एक्सचेंज में हेल्प करता है, उस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, एटीपेज कह रहे हैं। ठीक है,
क्या है ये? एन एंजाइम दैट हाइड्रोलाइजेस एटीपी, यानी कि जो एंजाइम हाइड्रोलिसिस में एटीपी की हेल्प करता है उसका नाम क्या है? एटीपेज है। ठीक है। और ये उस कैरियर प्रोटीन का पार्ट है, यानी कैरियर प्रोटीन जो है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अवेलेबल है, वही क्या कर रहा है? अ, अ, इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी को स्टार्ट करवा रहा है या कंप्लीट करवा रहा है, उसको हम एटीपेज कहेंगे। ठीक है। इसीलिए इस पंप को सोडियम पोटेशियम एटीपेज भी कहा गया है। ठीक है। ऑल सेल्स हैव थाउजेंड्स ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप्स इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि किसी एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हजारों में क्या होते हैं? ये सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं। ठीक है। These sodium potassium pumps maintains low concentration of sodium in the cytosol। ठीक है। यानी कि ये पंप क्या करेंगे कि इनका वर्क क्या है कि सोडियम को साइटोसोल में उसकी कंसंट्रेशन को कम रखना। ठीक है। कि हमने ऑफलाइन क्लास चल रही थी जब, रेगुलर क्लासेस, उसमें भी बताया था, क्योंकि सोडियम अगर अंदर आएगा तो उसके साथ में क्या आएगा? अभी आगे ऑस्मोसिस में भी आपने पढ़ा कि सोडियम अगर आएगा सेल के अंदर तो वाटर को साथ में लेके आएगा, और अगर वाटर बढ़ने लगा उस सेल के अंदर तो सेल की स्वेलिंग होगी, और स्वेलिंग होने की वजह से वो सेल क्या कर सकता है? बर्स्ट कर सकता है, हीमोलिसिस। अगर आरबीसी का केस है तो हीमोलिसिस हो सकती है। बाकी अगर वो सेल कोई और सेल है तो उसमें साइटोलाइसिस हो सकती है, यानी वो सेल का क्या हो सकता है? ब्रेक डाउन हो सकता है। इसीलिए सोडियम को किसके अंदर रखना है? सेल से बाहर रखना है। सेल के अंदर सोडियम की लेवल होना चाहिए कम। बट या क्योंकि सोडियम ऑलरेडी ईसीएफ में ज्यादा होता है, तो हमको ये सर वर्क वॉइस नहीं सर आ आवाज रही। नहीं आ रही सर, सर आवाज वॉइस नहीं आ नहीं रही आ सर, रही है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही नहीं है ना। सर, आ जा रही नहीं सर आ गए। आवाज आ रही है अब? यस सर, यस सर यस आवाज सर। यस सर, आ गई। यस सर। यस सर आ रही है। तो क्या बता रहे थे हम कि ऑलरेडी ईसीएफ में सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और क्योंकि सेल बस्ट ना कर जाए इसीलिए बॉडी का मैकेनिज्म कैसे वर्क कर रहा है कि अगेंस्ट ऐसे, इसीलिए एक बेटा संभाल। इसीलिए क्या है कि क्योंकि ड्यू टू क्या कहते हैं ईसीएफ में ज्यादा है और साइटोसोल में ऑलरेडी कम है, अब हम उसको क्या कर रहे हैं? बाहर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि ऑलरेडी जब वह बाहर है तो क्या हो रहा होगा कि वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू लीक आउट करके स्लोली स्लोली साइटोसोल में आता जा रहा होगा। इसीलिए तो वो जो धीमे धीमे डिफ्यूजन और क्या कहते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू आ रहा है सोडियम, उसको क्या है बाहर निकालने के लिए क्या कहते हैं, हमको किसकी जरूरत पड़ रही है? सोडियम पोटेशियम पंप की जरूरत पड़ रही है। ये बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। अब क्या कहते हैं, ये जो भेजने का तरीका है वो अभी आगे आपको मैकेनिज्म उसमें क्लियर करेंगे कि कैसे भेजता है। ठीक है। और तो ये इस चीज के लिए, प्रोसेस के लिए हो रहा है कि सोडियम का और बेसिकली कैल्शियम का भी ऐसे ही हो रहा होगा। ठीक है। तो हमने वो ऑलरेडी हम उसको ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो उसी टाइम पे एट द सेम टाइम द पंप मूव्स पोटेशियम इनटू सेल्स अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है। उसी टाइम पे क्या हो रहा होगा? पोटेशियम को क्या लिया जा रहा होगा? अंदर लिया जा रहा होगा, जो कि ऑलरेडी क्या है साइटोसोल में अधिक है। इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है, क्योंकि दोनों का एक्सचेंज ये एक दूसरे पे डिपेंड है। यानी वो आगे हम उसको क्लैरिफाई करेंगे कि सोडियम अगर बाहर जाएगा तो पोटेशियम उसके अगेंस्ट में अंदर आता है। ठीक है। उसके एक्सचेंज में पोटेशियम को अंदर लाना पड़ता है, तभी सोडियम का आयन बाहर जा सकता है।
तो सेम टाइम पे ये दोनों प्रोसेस चलते रहते हैं, इसलिए सोडियम पोटेशियम पंप कहा गया है इसे, ठीक है। तो वही सेम आगे नेक्स्ट पॉइंट में वही है कि स्लोली लीक बैक अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं, धीमे धीमे डिफ्यूजन और अदर मेथड्स के अदर पैसिव प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं कि इनका एक्सचेंज चलता रहता है, पोटेशियम बाहर जाता रहता है क्योंकि साइटोसोल में उसकी कॉन्सेंट्रेशन अधिक है, सोडियम अंदर आता रहता है क्योंकि उसकी ईसीएफ में है। तो हमें लगातार इस प्रोसेस को करते रहना है। तो बॉडी में कभी भी कोई भी टाइम 24 आवर्स या टोटल टाइम में हम जब भी देखें तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये वर्क दोनों करना बंद कर दे। ये 24 घंटे हमेशा करते रहते हैं वर्क। और इन्हीं दोनों के वर्क पे कंसिस्टेंसी ऑफ सेल डिपेंड करती है, सेल की लाइफ डिपेंड करती है कि सेल की लाइफ मेंटेन रहेगी कि नहीं मेंटेन रहेगी, ठीक। तो इन्हें नॉन स्टॉप क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, सोडियम एंड पोटेशियम को, ठीक है, पंप को, सॉरी। अब मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो फर्स्टली क्या कहा उन्होंने, मैकेनिज्म एक बार उसको रीड आउट कर देते हैं फिर फिगर में समझाते हैं कि 3 सोडियम इन द साइटोसोल। फर्स्टली क्या होता है, 3 सोडियम इन द साइटोसोल बाइंड टू द पंप प्रोटीन, ठीक है। यानी कि 3 सोडियम आयंस क्या होते हैं, वो साइटोसोल की सरफेस पे यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे जो पंप प्रोटीन है, जो इनके लिए पंप है सोडियम पोटेशियम के लिए, वो उस पे बाइंड करता है, ठीक है। प्रोसेस डिफाइन कर रहे हैं यहाँ। तो यहाँ देख रहे होगे फिगर में क्या हुआ है कि अ, अ, यहाँ पे सबसे फर्स्टली देखोगे फिगर में तो ग्रीन एरो दिखा रखी है सोडियम के लिए, ठीक है, कि सोडियम का ग्रेडियंट किधर की तरफ है, ठीक है। सोडियम का ग्रेडियंट है ईसीएफ की तरफ से साइटोसोल में, यानी ईसीएफ में हायर कॉन्सेंट्रेशन है और क्या कहते हैं साइटोसोल में कम है। तो नेचुरल पाथवे क्या होगा कि सोडियम एंट्री कर रहा होगा बाय पैसिव प्रोसेस किसके थ्रू, किसमें, साइटोसोल में। और पोटेशियम का ग्रेडियंट क्या है, पोटेशियम साइटोसोल में अधिक है, इसीलिए पैसिव प्रोसेस के थ्रू किस में जा रहा होगा, ईसीएफ में, ठीक। अब हम एक्टिव प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, जब एक्टिव प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा कि सोडियम के 3 आयंस क्या होंगे, ग्रीन कलर में 3 बॉल दिख रही होंगी, ये क्या है, जो आपको पर्पल कलर में दिख रहा है, ठीक है। वो क्या है कि क्या कहते हैं, आपका पंप है, ठीक है, कैरियर जो है, ठीक। इससे क्या होगा, 3 सोडियम आयन अटैच्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो सोडियम आयन अटैच करते ही क्या होगा, जैसे ही सोडियम आयन बाइंड कर जाएंगे 3 मॉलिक्यूल इससे, बाइंडिंग ऑफ सोडियम आयन ट्रिगर्स द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। उससे क्या होगा, जैसे ही सोडियम आयन बाइंड करेंगे एटीपी का ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, एटीपी कन्वर्ट होने लगेगी किसमें, एडीपी में, ठीक है। और इसके प्रोडक्शन के, इसके ब्रेकडाउन के साथ ही एक फॉस्फेट आयन क्या कहते हैं आएगा, वो फॉस्फेट आयन जो निकलेगा वो भी क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा यहाँ कैरियर प्रोटीन से, या पी शेप में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो जैसे ही ये फॉस्फेट आयन इससे अटैच्ड होगा, फॉस्फेट आयन के अटैच्ड होते ही क्या होगा, इस जो कैरियर प्रोटीन था यानी सोडियम पोटेशियम पंप था, उसके उसकी शेप क्या होगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि देख रहे होगे यहाँ सेकंड फिगर में आपको शेप चेंज होती हुई दिख रही है। जैसे ही ये शेप चेंज होगी तो ये सोडियम आयन जो अंदर की तरफ थे वो बाहर की तरफ क्या होंगे, एक्सपेल्ड हो जाएंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे। और क्या कहते हैं, बाहर की तरफ आते ही जैसे ही सोडियम आयन बाहर निकलेंगे, बाहर से जो सोडियम पोटेशियम है वो इसके साथ क्या हो जाएगा, 2 पोटेशियम आयन अटैच्ड होंगे, यानी 3 सोडियम के एक्सचेंज में क्या लिया जा रहा है, 2 पोटेशियम आयन को एक्सचेंज में लिया जा रहा है, ठीक है। पोटेशियम आयन जैसे ही इससे अटैच्ड हो जाएगा पंप से, वैसे ही ये फॉस्फेट आयन उस जो कि अटैच्ड हुआ था वो रिलीज हो जाएगा पंप से। और जैसे ही ये रिलीज होगा तो दोबारा फॉस्फेट आयन जैसे ही रिलीज होगा वैसे ही फॉस्फेट आयन से के हटते ही इस कैरियर प्रोटीन की क्या होगा,
आवाज आ रही है बेटा हमारी सबको? यस सर। हाँ यस सर आ रही हाँ। यस सर तो जैसे ही क्या कहते हैं फॉस्फेट आयन इससे रिमूव हो जाएगा, वैसे ही दोबारा क्या होगी, इस कैरियर की शेप चेंज होगी। देख रहे होगे फोर्थ फिगर में जो इसकी शेप चेंज हो गई है, और शेप चेंज होने के बाद वो पोटेशियम आयन जो बाहर की तरफ से अटैच हुए थे वो अंदर की तरफ आ जाएंगे, और क्या है, दो पोटेशियम आयन अंदर रिलीज हो जाएंगे। क्या कहते हैं किसके साथ, किस में रिलीज हो जाएंगे, साइटोसोल में रिलीज हो जाएंगे। देन अगेन फिर से एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, और ये प्रोसेस क्या है, दोबारा से ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। 3 सोडियम आयन को बाहर भेजा जाता रहेगा, और 2 पोटेशियम आयन को अंदर लिया जाएगा। ये साइकिल क्या है, कंटिन्यूअसली रिपीट करती रहती है। समझ में आ रही बात सबको? इतना प्रोसेस समझ में आया? यस सर। हाँ, एक बार और जल्दी से फास्टली क्या कर देते हैं, इसको रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। इस फर्स्टली क्या होगा, यस सर। 3 सोडियम आयन इस कैरियर प्रोटीन से अटैच करेंगे। जैसे ही ये अटैच करेंगे, एटीपी का ब्रेकडाउन होगा एडीपी में, और एक फॉस्फेट आयन निकलेगा साथ में। वो फॉस्फेट आयन कैरियर प्रोटीन से अटैच होगा। जैसे ही कैरियर प्रोटीन से अटैच होगा, कैरियर प्रोटीन की शेप चेंज हो जाएगी, 3 सोडियम आयन बाहर रिलीज हो जाएंगे। और इसी कंडीशन में जैसे ही 3 सोडियम आयन बाहर ईसीएफ में आएंगे, 2 पोटेशियम आयन इससे अटैच हो जाएंगे। और जैसे ही पोटेशियम आयन अटैच होंगे, फॉस्फेट जो अटैच हुआ था वो रिलीज हो जाएगा उससे, और फॉस्फेट जैसे ही रिलीज होगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी, और 2 पोटेशियम अंदर साइटोसोल में रिलीज हो जाएंगे। ये प्रोसेस था, ये प्रोसेस ही कहा जाता है, क्या कहते हैं, एक्टिव प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। तो इसकी बात करें तो इन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट द एनर्जी स्टोर्ड इन सोडियम और हाइड्रोजन आयन concentration gradient is used to drive other substance across the membrane। ठीक है, यानी इसमें कौन सी एनर्जी यूज होगी, सोडियम और पोटेशियम के कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की एनर्जी यूज होगी, काइनेटिक एनर्जी का इसमें यूज होगा। ठीक है, वो फोर्स जो एक्सर्ट करते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक ए डैम, जैसे डैम में वाटर फोर्स एक्सर्ट करता है, कलेक्टिंग वाटर जो है वही सेम इसमें सोडियम और पोटेशियम उसी वे में बाहर आएंगे फोर्स के साथ। ठीक है, तो कौन सा स्टीपनेस, कौन सा फैक्टर डिफाइन कर रहा है इसे, स्टीपनेस। ठीक है, यानी जहाँ कॉन्सेंट्रेशन अधिक है, ज्यादा स्टीपनेस होगी, फास्टली क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो in essence secondary active transport protein harness the energy in the sodium concentration gradient by providing route for sodium to leak into cell। ठीक है, in secondary active transport a carrier protein simultaneously bind to sodium and another substance, then shapes changes its shape so that both substance cross the membrane at the same time। इसमें क्या होता है, दो तरीके का बेसिकली मैकेनिज्म है। एक कहा जाता है सिम्पोर्टर्स, दूसरा कहा जाता है एंटीपोर्टर्स। यहाँ देख रहे हो, ठीक है, एक है सिम्पोर्टर्स, देन है एंटीपोर्टर्स। दो तरीके के मैकेनिज्म इसमें वर्क कर रहे हैं। व्हाट इज सिम्पोर्टर, व्हाट इज एंटीपोर्टर्स। ठीक है, सिम्पोर्टर्स का मतलब है कि कोई एक सब्सटेंस की एंट्री होगी, और उसी के साथ में दूसरा सब्सटेंस भी एंट्री करेगा। यानी अगर एक सब्सटेंस अपनी एंट्री करवा रहा है, तो वो अपने साथ में दूसरे सब्सटेंस की भी एंट्री करवा रहा है, दैट इज कॉल्ड सिम्पोर्टर्स। ठीक है, एंटीपोर्टर्स के लिए कहा जाता है कि एक सब्सटेंस एंट्री करेगा, तो वो एंट्री करेगा तो दूसरे सब्सटेंस को बाहर निकलवाएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाएगा। अगर दो मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं थ्रू ए कैरियर प्रोटीन, इट इज नोन एज सिम्पोर्टर। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एंटीपोर्टर। सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ, यस या नो? यस सर। यस सर। यस सर यस सर। यस सर यस सर। आपने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपने देखा कि सोडियम अगर अंदर आ रहा था तो पोटेशियम, सॉरी, सोडियम अगर बाहर जा रहा था तो पोटेशियम को अंदर ला रहा था। तो इट मीन्स वो क्या होगा, एंटीपोर्टर्स हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में मूव किए। ठीक है, अब
इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सोडियम का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। सोडियम क्या है, एंटीपोटर्स में भी के रूप में भी काम वर्क करता है और इम्पोर्टर्स के रूप में भी वर्क करता है, ठीक है। यानी सोडियम जो है बेसिकली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। वो एंटीपोटर्स के भी रोल का भी रोल प्ले करता है, इम्पोर्टर्स का भी। जैसे कि अगर हम उसका एग्जांपल देखें कि क्या कहते हैं, sodium for concentration of calcium ion is low in the cytosol because sodium कैल्शियम एंटीपोटर्स, ठीक है। तो ध्यान रखो कि सोडियम यहाँ पे कैल्शियम को बाहर निकालने के लिए अंदर आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात। और हम क्या कह रहे थे कि सोडियम तो Yes, अंदर sir. होना ही नहीं चाहिए ज्यादा, ठीक। बट ये क्या होगा, जो सोडियम कैल्शियम को निकालने के लिए अंदर आया, ठीक है। For example, the concentration of is low in the cytosol because of antiporter ejects calcium ion, ठीक है। जो सोडियम कैल्शियम को बाहर निकालने के लिए अंदर आया, उसको क्या करेगा, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो पोटेशियम वाला लग रहा था उसमें, यानी इससे पहले जो आप प्रोसेस में आपने देखा कि क्या कहते हैं, जो सोडियम बाहर गया था पोटेशियम के अंदर आने पे, ठीक है। तो वो किस लिए हेल्पफुल होगा कि जो ये कैल्शियम आयन बाहर जाने के लिए सोडियम आया, उसको बाहर कौन निकालेगा, वो पहले वाला प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला प्रोसेस। समझ में आ रही बात। यस सर। हाँ, और क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहा है, इसीलिए जो ये कैल्शियम को बाहर भेजने के लिए सोडियम अंदर आ रहा है सेकेंडरी वाले में, ठीक है, वो ज्यादा देर नहीं रुकेगा, कुछ ही सेकंड में उसको क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। समझ में आ रही है बात इतनी, ठीक है। यस सर। Yes, sir. Yes. उसी तरीके से सोडियम क्या हेल्प करता है, एंटीपोटर्स के रूप में हाइड्रोजन आयन को भी बाहर निकालने में हेल्प करता है। यानी कि कैल्शियम को भी बाहर निकाल रहा है सोडियम, और किसको, हाइड्रोजन आयन को भी बाहर निकाल रहा है। नहीं तो अगर हाइड्रोजन आयन उसमें रुकेगा तो सेल का नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक, और सेल क्या नहीं कर एसिडिक हो पाएगा, जाएगा। सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो यानी कि सोडियम आयन कैल्शियम को बाहर निकालने के लिए अंदर आया और हाइड्रोजन को बाहर निकालने के लिए अंदर आया, ठीक है। और इन दोनों जो सोडियम आयन आए, इसको बाहर निकालने का काम किसका था, पोटेशियम वाले का था, ठीक है। समझ में आ गई बात। Yes, sir. यस सर। अगेंस्ट में यस वर्क सर। कर रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया, एंटीपोटर्स कहा गया, ठीक है। जबकि इसके कॉन्ट्रास्ट में इसके अगेंस्ट में, ठीक है, क्या है, बिल्कुल अपोजिट क्या हो रहा है, सिम्पोर्ट है। हाँ, सिम्पोर्टर्स का। यानी ग्लूकोज और अमीनो यस। एसिड्स की एंट्री करवाने के लिए वहां पे भी फिर वही सोडियम आयन क्या कर रहा है, खुद भी एंट्री कर रहा है और अपने साथ में ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स को भी ला रहा है, क्योंकि दोनों ही सेल की फंक्शनिंग के लिए क्या है, जरूरी है। तो ऐसे टॉक्सिन्स, ठीक है, जो जैसे कि साइनाइड वगैरह है, साइनाइड की बेसिकली वर्क क्या करता है, साइनाइड बॉडी में जो ये पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप, इसी को क्या कर देता है, और जितने भी सोडियम एसोसिएटेड पंप हैं, इनको क्या कर देता है, डिफ्यूज कर देता है, इनको स्टॉप कर देता है, इनको डैमेज कर देता है। साइनाइड की बात कर रहे हैं हम। तो जिसकी वजह से ये एक्सचेंज रुक जाता है और सेल क्या होते हैं, फास्टली क्या करने लगते हैं, डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और वो व्यक्ति की क्या होती है, साइनाइड आपने सुना होगा कि खाते ही आदमी क्या होता है, मर जाता है, ठीक है। तो जितने भी ज्यादातर टॉक्सिन है, ये इन कैरियर प्रोटीन्स पे ही वर्क करते हैं। समझ में आ रही बात सबको। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, Yes, sir. sir. तो आज ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट फिगर में देख लो क्या है कि कैसे वर्क कर रहा है। देखो यहाँ पे फर्स्ट जो दो फिगर हैं वो एंटीपोटर्स वाले हैं, और नेक्स्ट जो आपको येलो कलर में दिख रहे होंगे दैट इज सिम्पोटर्स है, ठीक है। तो सोडियम अंदर आ रहा है, कैल्शियम को बाहर भेज रहा है, यहाँ सोडियम अंदर आ रहा है तो हाइड्रोजन आयन को बाहर भेज रहा है, ठीक है। तो इधर क्या है, सोडियम अपने साथ आ रहा है तो एक ग्लूकोज को भी लेके आ रहा है। ग्लूकोज ऑलरेडी हमने बताया था कि डिफ्यूजन वगैरह के थ्रू भी आ रहा होगा, तो फिर ग्लूकोज क्या है, नेसेसरी है, ठीक। और उसी तरीके से सोडियम
क्या है, अंदर आ रहा है, तो अपने साथ में अमीनो एसिड्स को आ रहा है। ये जितने भी प्रोसेस हैं, ठीक है, तब क्या हो रहा है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। ठीक है, सोडियम क्या Yes, sir. है, क्या कहते हैं, कैल्शियम क्या है, ऑलरेडी साइटोसोल में कम है। ठीक है, बट कैल्शियम Yes, को sir. साइटोसोल से बाहर भेजा जा रहा है, जहां उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ब्लड में उसका कॉन्सेंट्रेशन कैल्शियम का बहुत है। ठीक है, उसी तरीके से Yes, sir. हाइड्रोजन आयन सेल में कम है, ठीक है, फिर भी उसको बाहर भेजा जा रहा है कि ये इंक्रीज ना कर जाए। ठीक, उसी तरीके से ग्लूकोज का क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी ग्लूकोज में का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, किसमें, सेल के अंदर, डिफ्यूजन वगैरह ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक, बट उसको फिर क्या है, अंदर ही लाया जा रहा है। और उसी तरीके से अमीनो एसिड्स ऑलरेडी सेल के अंदर हैं, उनको तो जैसी बॉडी की नेसेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है। और यहाँ पे भी हमने ऑस्मोसिस में जैसे ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम बताया था कि जब क्या होगा, किसी मॉलिक्यूल की मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट पे पहुंच जाएगा, यानी जितने भी ये पंप हैं उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, उतने पंप को एक्सीड कर जाएंगे, यानी कि सब पंप इन्वॉल्व हो जाएंगे इस फंक्शनिंग में। उसके बाद भले ही कितना भी कंसंट्रेशन कहीं भी हो, उससे ऊपर का वर्क नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये हमने ऑस्मोसिस में ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म मैक्सिमम बताया था। ठीक है, Yes, sir. Saturation point होता है. हाँ, सैचुरेशन पॉइंट है वो। ठीक, तो ये क्या था, इस तरीके से आपका ये फर्स्ट टॉपिक जो है ट्रांसपोर्ट सेलुलर फिजियोलॉजी वो कंप्लीट होता है। ठीक है, कल के नोट्स में जो हमने डाले हैं ग्रुप में, उसमें ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला पॉइंट्स नहीं है, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इसको। तो समराइज करें, अगर क्वेश्चन आता है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के ऊपर या ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो आपको क्या कहते हैं, बेसिकली तीन प्रोसेसेस डिफाइन करने हैं। क्या कहते हैं, एक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस, देन उसके बाद वेसिकल फॉर्मेशन है, वेसिकल फॉर्मेशन वहाँ मेंशन कर देना। इट इज ए टाइप ऑफ एक्टिव प्रोसेस, बट वो उसका ट्रांसफर का मैकेनिज्म अलग है, इसीलिए उसको अलग से डिफाइन किया गया है। ठीक है, और क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट जिसमें, सॉरी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी का यूज होगा, वो आपने दो सोर्स देख ही लिए उसकी, एक तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की जो एनर्जी होगी वो यूज होगी। ठीक है, देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अगर हम उसको डिवाइड करेंगे, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम पोटेशियम पंप डिफाइन कर देना, और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम सिम्पोर्टर्स और एंटीपोर्टर्स की बात करेंगे। देन उसके बाद, उससे पहले हमने डिफ्यूजन बताया था, तो डिफ्यूजन वही, डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होगी कि कोई भी सब्सटेंस मूव अक्रॉस करता है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से मॉलिक्यूल का आ जाता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। वो उसके भी दो टाइप्स हो गए, एक सिंपल डिफ्यूजन देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन ऐसा है जिसमें नॉर्मल कोई पाथवे की जरूरत नहीं है हमको। सिंपली क्या होता है, नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू कोई भी सेल किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस चला जाता है, कोई भी मॉलिक्यूल। ठीक है, देन फैसिलिटेटेड में हमने दो तरीके के पढ़े, एक तो कैरियर मीडिएटेड हो गया था, दूसरा चैनल मीडिएटेड हो गया। ठीक है, कैरियर एंड चैनल्स के बारे में बता दिया था। कैरियर में आप क्या कहते हैं, कैरियर हमने डिफाइन किया था, कैरियर में आपको बताया था ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट बताया था हमने, ग्लट वाला। ठीक है, सर हाँ, और यहाँ पे ये कैरियर मीडिएटेड में ग्लूकोज की एंट्री बताई थी। ठीक है, ग्लट नाम का एक ट्रांसपोर्टर होता है, एक कैरियर प्रोटीन है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जिसको हमने बताया था कि ग्लूकोज का ट्रांसफर करवाता है। फिर आपको ऊपर इससे पहले चैनल्स बताया था, तो चैनल्स में हमने आपको पोटेशियम का बता दिया था कि पोटेशियम की कैसी एंट्री होती है। गेटेड होते हैं चैनल्स, हमेशा याद रखना, ज़्यादातर चैनल्स क्या है, गेटेड हैं, यानी उन पे एक क्या होता है, गेट लगा होता है, वो ओपन होता है, पोटेशियम आयन एंट्री करता है। जब ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इक्विलिब्रियम में आ जाता है, यानी
साइटोसोल और ECF का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाता है, तब ये गेट क्या होता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या था, ऑस्मोसिस की बात करी हमने। ऑस्मोसिस सेकंड प्रोसेस उसमें डिफ्यूजन के बाद ऑस्मोसिस बताया था। ऑस्मोसिस में बताया था कि सिलेक्टिव परमेबिलिटी होती है किसी मेम्ब्रेन की, अगर वहाँ तो ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम बताया हमने कि जब सारे कैरियर्स एक्वायर्ड या चैनल्स एक्वायर्ड हो जाएंगे, ठीक है, तो जो मैक्सिमम रीच होती है, सैचुरेशन पॉइंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कहते हैं। ठीक, और इसमें कौन सा प्रेशर हेल्प करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर हेल्प करता है ट्रांसफर के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्लियर किया हुआ है उसको। ठीक है, यस सर। हम्म। तो यहाँ पे हमने दो RBC के रेफरेंस में बताया था, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अधिक होगा, दैट इज हाइपरटोनिक, और किसी सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा, दैट इज हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक की वजह से क्या हो रहा था, हाइपरटोनिक की वजह से सेल का RBC का साइज श्रिंक कर जा रहा था, उसको हमने क्रेनेशन कहा था। और अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, उसकी वजह से सेल की स्वेलिंग होगी और वो बर्स्ट कर जाएगा, उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं, या सॉरी उसको हीमोलिसिस कहते हैं। RBC के उसमें हर सेल की को हीमोलिसिस नहीं कहा जाएगा, RBC के डिस्ट्रक्शन को क्या कहा जाएगा, ब्रेकडाउन को हीमोलिसिस कहा जाएगा। देन उसके बाद वेसिकल फॉर्मेशन में आए थे, तो कोई भी एक्सचेंज किसकी हेल्प से हो रहा है, अगर वेसिकल फॉर्मेशन की हेल्प से हो रहा है, यानी वेसिकल एक फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम क्या कह रहे थे, वेसिकल फॉर्मेशन कह रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था हमारा कि दो तरीका है ये बेसिकली, एक है एक्सोसाइटोसिस, एक है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है कोई भी सब्सटेंस मूव अक्रॉस कर रहा है किसके अंदर, क्या कहते हैं, सेल के अंदर, तो उसको क्या कह रहे हैं हम, एंडोसाइटोसिस कह रहे हैं। और कोई भी बाहर एग्जिट कर रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सोसाइटोसिस कह रहे हैं। दोनों ही क्या है, इक्विलिब्रियम में वर्क करते हैं, यानी कि अ, दोनों को ही लगभग बराबर एक साथ एक जैसा चलना चाहिए, एक ही वे में, नहीं तो क्या होगा, सेल की कंटिन्यूटी नहीं बनी रहेगी। एंडोसाइटोसिस में हमने उसके टाइप्स बताए थे, 3 टाइप्स। तीन टाइप्स में क्या बताया था, एक तो बताया था, क्या बताया था 3 टाइप्स में, क्या बताया था बेटा? और Phagocytosis, pinocytosis, phagocytosis, receptor mediated endocytosis. Endocytosis. तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में क्या हो रहा